तो हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन का भाग 11। तो अभी तक हम भाग 10 तक पढ़ चुके हैं, जहाँ तक हमने बहुत सारे उदाहरणों को हल किया था। तो इस भाग में भी हम जो हमने भाग उदाहरण 6 पढ़ा था भाग 10 में, उसको आज हम आलेखिक विधि, मतलब जिसे हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, उससे हम हल करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो उदाहरण 6 था हमारा आहार संबंधी समस्याओं के बारे में। तो हम उदाहरण 10 के बाद से पढ़ रहे हैं। जो भी हमारी जितनी भी तरह की रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं होती हैं, उन सभी को हम इस उनके उदाहरणों को हम हल करते जा रहे हैं। तो उदाहरण 6 को हमने पिछले भाग में देखा था कि वो उसको अच्छे से समझा था। तो इस भाग में हम उसे आलेखिक विधि की मदद से हल करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो उदाहरण 6 हमें दिया गया है आहार संबंधी समस्या। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 1 मिनट में पेन ले लूं। ठीक है। तो इसको देखते हैं अब। तो इसमें दिया गया है एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार से मिलाना चाहता है। ठीक है। तो हमें इसमें एक आहार विज्ञानी के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो उसके पास दो प्रकार के भोज्य हैं। तो वह दो प्रकार के भोज्यों को मिलाना चाहता है। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। तो उसके पास भोज्य ए है, भोज्य दूसरा है। तो उसके बाद दो तरह के भोज्य हैं, और वह उन दोनों को मिलाकर ऐसा मिश्रण बनाना चाहता है जैसे उसके विटामिन ए है उस भोज्य में, विटामिन सी भी है। तो विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक, 8 मात्रक से ज्यादा भी हो सकता है, 8 मात्रक कम से कम होना ही चाहिए। और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक होना चाहिए। उससे ज्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो भोज एक में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और वो और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है। ठीक है। जबकि भोज दो में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 2 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है। ठीक है। तो इसे समझाता हूँ। तो जो हमारे पास भोज एक है, भोज एक के अंदर 2 मात्रक विटामिन ए है और 1 मात्रक विटामिन सी है। ये दोनों 1 किलो के अंदर हैं। हमारे मेरे पास 1 किलो भोज एक है। ठीक है। उसके अंदर 2 मात्रक विटामिन ए है और 1 मात्रक विटामिन सी है। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब ठीक है। अब हमारे पास भोज दो है। भोज दो के अंदर 1 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन सी, ये दोनों भी 1 किलोग्राम भोज्य के अंदर उपलब्ध है। ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो दिया है कि प्रति केजी भोज एक, तो हम भोज एक को खरीदने में ₹50 और प्रति केजी, तो 1 किलो भोज एक ₹50 का आता है और 1 किलो भोज दो ₹70 का आता है। तो इस प्रकार से भोज मिश्रण का न्यूनतम मूल्य प्राप्त कीजिए। तो हमें इस उदाहरण की मदद से जो भी समीकरण असमीकरण दी गई हैं उसे निकालना है, और जो जो भी उद्देश्य फलन निकलेगा उसका न्यूनतम मूल्य प्राप्त करना है। क्योंकि हम जैसे कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो उसका हम न्यूनतम मूल्य निकालेंगे ताकि वो हमें कम से कम दाम में पड़े। और मान लो यहाँ पर हमें किसी लाभ के बारे में बताया गया होता, तो हम उसे अधिकतम निकालते ताकि हमारा लाभ अधिकतम हो सके। ठीक है। तो इस उदाहरण में से पहले हमने जितने भी उदाहरण पढ़े हैं, सब में हमें जो भी समीकरण असमीकरण और उद्देश्य फलन पहले ही दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें हमें उद्देश्य फलन समीकरण असमीकरण सब उसी उदाहरण के अंदर से निकालना है। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। मैंने पिछले भाग में बताया था आपको कि कैसे इसकी समीकरण और असमीकरण निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेता हूँ कि ये असमीकरण और समीकरण कहाँ से आई हैं और ये उद्देश्य फलन भी कैसे निकला है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है 2x जोड़ y जो कि 8 से बड़ा या फिर 8 के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए एक भोज एक के अंदर जितना विटामिन ए है और भोज दो के अंदर जितना विटामिन ए है, मैंने उसे एक्स मान लिया। ठीक है। और भोज एक के अंदर और भोज दो के अंदर जितना भी विटामिन सी है, मैंने उसे बाई मान लिया। तो ठीक है।
पहले भोज्य के अंदर 2 मात्रक विटामिन ए है और दूसरे भोज्य के अंदर 1 मात्रक विटामिन ए है, तो हम इसे कर देंगे 2 गुणा एक्स जोड़ बाई। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा 8 से बड़ा या फिर 8 के बराबर, क्योंकि दोनों भोज्य के मिश्रण में हमें कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर एक्स बाई, सॉरी, जैसे यहाँ पे 1 मात्रक विटामिन सी है हमारे भोज एक में और 2 मात्रक विटामिन सी है हमारे भोज दो में, तो बाई जोड़ 2 गुणा बाई, ये हमारा होना चाहिए 10 से बड़ा या फिर 10 के बराबर, क्योंकि विटामिन सी का मात्र विटामिन सी का मात्रक हमें कम से कम 10 चाहिए था उस मिश्रण में। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ गए होंगे कहाँ से आया। मैंने, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप पिछला भाग दोबारा जाकर देखिएगा, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये दोनों समीकरणें कहाँ से आई हैं। और यहाँ पर अब अगला देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है एक्स और वाई 0 से बड़ा या फिर उनके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि विटामिन ए विटामिन बी वो 0 से बड़े नहीं, मतलब 0 के बड़े ही होने चाहिए, 0 से कम नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे कि हमारा उद्देश्य फलन कैसे निकला। तो मैंने आपको बताया था कि हमने, मान लो मैंने एक्स एक्स किलोग्राम खरीदा है अपना भोज एक, 22 किलोग्राम खरीदा है भोज दो, तो ठीक है, तो 50 गुणा एक्स जोड़ 70 गुणा बाई, ये हमारा जेड आ जाएगा। और क्योंकि 50 गुणा एक्स जोड़ 70 गुणा बाई करेंगे तो ये आ जाएगा कि हमने कितने रुपए में अपना भोज्य खरीदा, दोनों भोज हमने कितने रुपए मिलाकर खरीदा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूनतम मूल्य इसी का निकालना है हमें, ये हमारा उद्देश्य फलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य फलन निकल आए और ये हमारी समीकरण निकल आई है। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि इनका हल कैसे निकालते हैं। तो पहले हम सभी समीकरणों को आलेख, मतलब जो भी ग्राफ होता है उस पर प्लॉट करेंगे। हमने जैसे ही इन सबको प्लॉट कर लिया, फिर इन सभी को केवल एक ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। जैसे ही हमने एक पर प्लॉट किया, हमें कुछ कोणीय बिंदु मिलेंगी, 2 3 4 कितनी भी मिलेंगी, जितनी भी कोणीय बिंदु मिलेंगी वो हमारे रेखांकित क्षेत्र के अंदर होगी। रेखांकित क्षेत्र के अंदर जो भी कोणीय बिंदु होगी, उन सभी पर, जितने भी कोणीय बिंदु हैं उन सभी पर हम अपने जेड का मान प्राप्त करेंगे। और जो भी जेड का मान सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा आया, वही हमारा न्यूनतम या फिर अधिकतम मान हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके जो भी अपने इक्वेशंस दी गई हैं उन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी पहली इक्वेशन, जहां पर दिया गया है हमें 2x जोड़ बाई 8 के बराबर या फिर 8 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं इतने भागों से, इतने उदाहरण से आपको बताता आ रहा हूँ कि इसका सबसे सरल मेथड है। कैसे? आपको पहले x को 0 रखना है, फिर y का मान निकालना है, और फिर y को 0 रखना है और x का मान निकालना है। इस तरह हमें दोनों बिंदु मिल जाएंगे। जैसे ही हमें दोनों बिंदु मिली, हम उन दोनों को जोड़कर इस लाइन को ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया, ये आप बाद में शायद अभी पढ़ोगे, जहाँ पर एक्स के ऊपर कोई भी ना बाई के ऊपर कोई कोई भी घात नहीं है, तो ये एक सीधी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। पहले जैसे ही हमने एक्स को 0 रखा, ये हो जाएगा 2 गुणा 0 जोड़ बाई, ये हमारा 8 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हमने इसको किया, 2 गुणा 0 हो जाएगा 0 और बाई बराबर 8, सीधा सीधा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी बिंदु आ गई 0 8। एक्स का मान हमारा यहाँ पर 0 है और बाई का मान हमारा यहाँ पर 8 है। तो हमारी एक बिंदु आ गई है 0 8। अब चलिए दूसरी बिंदु निकालते हैं। तो हमारी दूसरी बिंदु निकालने के लिए हमने बाई का मान रखा है 0। ठीक है, जैसे ही हमने बाई का मान रखा 0, यह हो जाएगा 2 गुणा एक्स, जिसे हमने 2x लिख दिया है, जोड़ 0, क्योंकि बाई का मान 0 है तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे और यह हो जाएगा हमारा 8 के बराबर। ठीक है, तो 2x बराबर 8 था, यहाँ से हम निकाल देंगे x का मान 4। ठीक है, जो कि अपना आधा हो जाएगा 8 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारी बिंदु आ जाएगी 4 0। चूंकि x का मान हमने 4 निकाला है और y का मान 0 निकाला है, इसलिए हमारी बिंदु आ जाएगी 4 0। अब चलिए इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। तो पहले अपनी पहली बिंदु प्लॉट करते हैं, जहां पर हमें पहले दिया गया है 0 8। 0 8। ठीक है,
तो यहाँ पे जीरो जीरो है अपना एक्स। तो एक्स जीरो कहाँ पर होता है? एक्स जीरो होता है वाई अक्ष पर। तो हमारा वाई अक्ष दिया गया है ए वाली लाइन हमारी वाई अक्ष है। ठीक है। तो एक्स का मान इस लाइन पर जीरो होगा, और यहाँ पर वाई का मान दिया गया है 8। इस बिंदु पर एक्स का मान जीरो होगा और वाई का मान 8 होगा। देख लीजिए यहाँ पर 8 है। तो हमारी पहली बिंदु आ गई ए। अब दूसरी बिंदु निकाल लेंगे जो कि दी गई है 4,0। तो ठीक है, दूसरी बिंदु में आप देख लीजिए बाई का मान जीरो है। बाई का मान जीरो कहाँ पर होता है? एक्स अक्ष पर। जैसे हम एक्स अक्ष पर आएंगे, हम देखेंगे बाई का मान जीरो है, और यहाँ पर एक्स का मान दिया गया है 4। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4, ये रही हमारी बिंदु जहाँ पर बाई का मान जीरो है और एक्स का मान 4 है। हमारी दो दो बिंदु जैसे ही आती हैं, अब उन दोनों को जोड़ देंगे। हमने दोनों बिंदु को जोड़ दिया और यह हमारी हमें एक सीधी लाइन की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तब आगे देखेंगे। तो ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन, जहाँ पर हमें ऐसे इसको भी निकालेंगे। पहले एक्स को जीरो रखेंगे, बाई का मान निकालेंगे जिससे हमें पहली बिंदु मिल जाएगी। फिर बाई को जीरो रखेंगे, एक्स का मान निकालेंगे जिससे हमें दूसरी बिंदु मिल जाएगी। ठीक है। तो हमने पहले रखा x बराबर जीरो। जैसे ही एक्स बराबर जीरो रखेंगे, हम x की जगह पर रख देंगे जीरो, और जोड़ में लिखेंगे 2 y बराबर 10। ठीक है, ये सीधा सीधा मैंने लिख दिया है। यहाँ से 2 y बराबर हो जाएगा 10। यहाँ से y का मान आ जाएगा 5। तो हमारी बिंदु आ गई है 0,5। ये हमने पहली बिंदु निकाल ली है। अब दूसरी बिंदु निकालने के लिए हम रखेंगे y का मान जीरो। मैंने जैसे ही बाई का मान जीरो रखा, यह आ जाएगा एक्स जोड़ 2 गुणा जीरो, क्योंकि बाई की जगह पर हमने रख दिया है जीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स जोड़ 2 गुणा जीरो का मान आ जाएगा 10। यहाँ पे 2 गुणा जीरो हो जाएगा जीरो। तो एक्स का मान सीधा सीधा आ जाएगा 10। तो हमारी बिंदु आ जाएगी 10,0, क्योंकि यह बिंदु है एक्स बाई, जो एक्स यहाँ पर 10 है, बाई यहाँ पर जीरो है। तो ठीक है, अब दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो हमारी पहली बिंदु है 0,5। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान आप देख सकते हैं कि वो जीरो है। तो यह बिंदु हमारी आएगी बाई अक्ष पर। तो ठीक है, हम जैसे ही बाई अक्ष पर आते हैं, ये रहा हमारे बाई अक्ष। अब बाई अक्ष पर हमारा बाई का मान कितना दिया गया है? 5। तो इस बिंदु पर आप देखेंगे कि एक्स का मान जीरो है और बाई का मान 5 है। तो यह बिंदु आ गई है जहां पर हमारा वो बिंदु आ जाएगी 0,5। ठीक है, तो अब हम अपनी दूसरी बिंदु को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो हमारी दूसरी बिंदु है 10,0। अब हमें दूसरी बिंदु 10,0 दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाई का मान जीरो है। तो यह बिंदु हमारी एक्स अक्ष पर आने वाली है। तो यह रहा हमारा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर आप देखेंगे कि एक्स का मान 10 यहाँ पर है, और बाई का मान एक्स अक्ष पर जीरो होता ही है। तो जैसे ही हमारे दोनों बिंदु निकल आए, मैं दोनों बिंदुओं को जोड़ दूंगा। जैसे ही हमारी दोनों बिंदु जुड़ गई, हमें एक सीधी लाइन फिर से मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले भी सेम लिखा था और इस बार भी हमें सीधी लाइन बन गई है। अब हम देखेंगे कि हमें किस तरफ का रेखांकित क्षेत्र लेना है। तो इसके लिए मैंने सीधा सीधा बताया था कि आप सीधा 0,0, जो कि इस साइड की जो भी बिंदु है उसे रख दीजिए। जैसे ही हम इसमें जीरो जीरो रखेंगे, हमारा आ जाएगा 0 8 से बड़ा या फिर उससे बराबर है। तो 0 8 से बड़ा नहीं होता है, तो यह गलत हो गया। तो हम नीचे साइड का रेखांकित क्षेत्र नहीं लेने वाले हैं। तो इसका मतलब हम ऊपर साइड का रेखांकित क्षेत्र लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही इसमें करेंगे। इसमें हम रखेंगे 0,0। जैसे ही मैंने इसमें 0,0 रखा, आप देखेंगे कि यह आ जाएगा 0 10 से बड़ा या फिर उसके बराबर है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें भी नीचे का क्षेत्र हम छोड़ देंगे, और केवल ऊपर की क्षेत्र ही हमारा रेखांकित क्षेत्र या फिर सुसंगत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसमें भी ऊपर का क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र होने वाला है, और इसमें भी ऊपर का क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र होने वाला है। ठीक है, अब बचा है हमारा एक्स जीरो से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए, और बाई जीरो से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो पहले देखेंगे हम एक्स जीरो से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो एक्स जीरो से बराबर कब होता है? वो होता है हमारे बाई अक्ष पर। तो ये रहा हमारा बाई अक्ष। हमने जैसे ही बाई अक्ष रखा, अब वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब हम अपने दाएं साइड आते हैं, जैसे ही हम अपने दाएं साइड आए हैं, वो जीरो से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही हम बाएं साइड जाएंगे, वो जीरो से छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा, हम उसे दाएं साइड लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बाई जीरो से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो बाई का मान जीरो कब होता है?
वह होता है हमारा एक्स अक्ष पर। तो ए रहा हमारा एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पे मैंने देखा बाई का मान आ गया 0। तो अब हम देखेंगे इसके ऊपर बाई का मान 0 से बड़ा है, तो हम सुसंगत क्षेत्र को इसके ऊपर ही लेने वाले हैं। अब देखिए, अब हम सभी जितने भी सुसंगत क्षेत्र आए हैं सबको एक ही ग्राफ पर एक साथ मैंने प्लॉट कर दिया है। तो ए रही हमारी पूरी की पूरी कोणीय बिंदु। आप देखेंगे कोणीय बिंदु आ गई है ए 0,8, बी 2,4 और सी 10,0। ठीक है। तो अब इन तीनों बिंदुओं पर हम जेड का मान निकालेंगे और देखेंगे कहाँ पे जेड का मान अधिकतम या फिर जेड का मान न्यूनतम है। अब आपको मैं बता दूं कि बी बिंदी कैसे आई है। तो ये दोनों लाइन, ये भी जो भी दो लाइंस हैं, जैसे 2x जोड़ बाई 8 होना चाहिए, और हमारी दूसरी लाइन दी गई है x जोड़ 2 बाई 10 होना चाहिए। ठीक है। जैसे ही हमें दोनों लाइन दी गई हैं, इन दोनों लाइन को जब हम एक साथ हल करेंगे तो हमें बी बिंदु आ जाएगी कि वो कहाँ पर कट कर रही है। ठीक है। तो चलिए अलग अलग बिंदु पर हम जेड का मान प्राप्त करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए बिंदु पर। तो ए बिंदु हमें दी गई है 0,8। तो जेड का फलन हमें दिया गया है 50x जोड़ 70 बाई। तो हम एक्स की जगह पर रखेंगे 0 और बाई की जगह पर रखेंगे 8। तो यह हो जाएगा 50 गुणा 0 हो जाएगा 0, 70 गुणा 8 हो जाएगा 560। तो जेड का मान यहाँ पर आ जाएगा 560। अब बी बिंदु पर निकालेंगे। तो बी बिंदु दी गई है 2,4। तो जेड का मान यहाँ पर निकलेगा 50 गुणा 2 जोड़ 70 गुणा 4। यहाँ से हो जाएगा जेड बराबर 100 जोड़ 280। यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 380। अब ठीक है, जो हमारी आखिरी बिंदु गई है, दी गई है सी, वहां पर हम जेड का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जेड दिया गया है 50 गुणा 0 जोड़ 70 गुणा 10। यहाँ से बिंदु 0,10 दी गई है, तो हम बाई की जगह पर रख देंगे 10। यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 700। ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर इन जैसे तीनों बिंदु का मान आ गया है, 0,8 पर आया है 560, 2,4 पर आया है 380, 10,0 पर आया है 500। अगर तीनों बिंदु तो जो भी हमारा रेखांकित क्षेत्र आएगा, अगर वह परिबद्ध नहीं है, तो हम इनको इसको सीधे सीधे न्यूनतम मान नहीं मान सकते। अगर यह रेखांकित क्षेत्र या फिर जो भी सुसंगत क्षेत्र है वह परिबद्ध होता या फिर चारों तरफ से आप मान सकते हैं ढका हुआ होता, तो हम उसे सीधा सीधा न्यूनतम मान लेंगे। तो जो भी हमने पहले विधि की थी उसी तरह से हम इसका न्यूनतम मान निकालेंगे। तो आगे आगे देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो भी सुसंगत क्षेत्र निकल के आया है वह अपरिबद्ध है। ठीक है। तो हमें कोणीय बिंदु ए 0,8, बी 2,4 और सी 10,0 पर जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब तो हमने जो भी फलन निकले, उन पर जो भी बिंदु निकली उस पे फलन का जेड का फलन का मान प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो सारणी में बिंदु 2,4 पर जेड का मान सबसे कम 380 है। मैंने देखो यहाँ पे तीनों बिंदु पर जिस पे भी न्यूनतम वो मान निकाला वहां पे 380, जो कि बिंदु है 2,4 बी, वहां पे जेड का मान न्यूनतम आया। ठीक है। तो याद कीजिए कि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। ठीक है। इसलिए हमें निम्नलिखित असमीकरण का आलेख खींचना पड़ेगा। तो मैंने जो भी बताया था कि जेड का फलन हम करेंगे उस जिस बिंदु पर हमारा सबसे न्यूनतम मान आया उसके बराबर। फिर देखेंगे कि किसी बिंदु पर अगर उसका मान उससे छोटा आ रहा होगा तो वह हमारा संगत क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम मान नहीं होगा। लेकिन हमने जो भी इक्वेशन बनाई है, जो भी जेड के फलन के मैं लास्ट में इक्वेशन बनाई है, अगर वह सुसंगत क्षेत्र के अंदर से जा रही है तो उसका मान न्यूनतम नहीं होगा। तो ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से 4 तक के समीकरण, जो भी हमें समीकरण दी गई हैं, निकास द्वारा सुसंगत क्षेत्र का आलेख खींचते हैं। ठीक है। तो हमने जो भी 4 सुसंगत क्षेत्र में आलेख हमें समीकरण दी गई थी उनका हमने आलेख खींच दिया है। देख लीजिए, पहले पहले हमने चारों इक्वेशन को प्लॉट ग्राफ पर कर लिया है। ठीक है।
तो आकृति 12.5, 12.5 आकृति हमारी यही, ये यही आकृति है। ठीक है। तो नेक्स्ट कीजिए कि संगच्छेद अपरिबद्ध है। ठीक है। तो यहाँ से हमें जड़ का मान भी प्राप्त करना है। तो पहले हम देखेंगे इसको, इस बिंदु को हम ग्राफ पर प्लॉट कैसे करेंगे। तो इसको भी पहले हम x का मान रखेंगे 0। जैसे ही मैंने x का मान 0 रखा, यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 38/7। 38/7 मतलब यह आ जाएगा 5 के लगभग लगभग। ठीक है। तो एक बिंदु आ जाएगी 0,5। अब हम दूसरी बिंदु कैसे निकालेंगे, y का मान 0 रख के। अब हमने इस बार y का मान 0 रखा, तो हमारी बिंदु आ जाएगी 38/5, जो कि आ जाएगी 7 के समथिंग। ठीक है। तो हमने जब दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट किया, तो देख लीजिए हमें ए वाली लाइन मिली, जो कि दी गई है 5x जोड़ 7y 38 के बराबर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा सुसंगत छेद दिया गया है, यह उसके अंदर से नहीं जा रही है, या फिर उसके विभाजित नहीं कर रही है। तो हमारा जो भी मान निकला था 2,4 पर 380, यह हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा। अगर हम इसका अधिकतम मान निकालेंगे, जो कि है 560, जो कि 0,8 पर है, और फिर अगर उसका उससे समीकरण बनाते, तो अगर वह संगत क्षेत्र के अंदर से नहीं जा रही होती, या फिर संगत क्षेत्र को विभाजित नहीं करती, तो यह हमारा सबसे अधिकतम मान हो जाता। हमने यह उदाहरण पहले भी कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ से हमें अपना सबसे न्यूनतम मान मिल गया है, जो कि है 380। तो ठीक है, अब हमने न्यूनतम मान अपना निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आखिरी में दिया गया है कि जो भी अपना न्यूनतम मूल्य होगा वह 380 रुपये होगा। तो ठीक है। तो आज हम ग्राफिकल मेथड की मदद से उदाहरण 6 को हल कर चुके हैं। ठीक है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 7, जो कि है अपना आवर्तन समस्या के बारे में। आवर्तन समस्या को हम आगे हल करेंगे। तो ठीक है। तो आप इस उदाहरण को एक बार खुद से हल करके जरूर देखिएगा। उदाहरण 7 को भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अगले भाग में से एक साथ ही हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।